पहले हम बेसिकली इक्विलिब्रियम की बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए इसमें क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस और एक ऐसा सिचुएशन, ठीक है, बेसिकली हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। मतलब ये कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है ऐसा क्यों होता है। इसके लिए कुछ सिचुएशन होते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं कि जो बेसिकली होना चाहिए, जो रिएक्शन और जो प्रोसेस कैरी हो रहा है वो एक क्लोज कंटेनर में होना चाहिए। ठीक है। एक मिनट देवांश रुक जाइए जरा, आप लोगों ने असाइनमेंट किया था? यस देवांश प्लीज। सर वो एक नहीं हो पाया था मुझसे तो। कौन सा क्वेश्चन नंबर? रुक जाइए जरा, मैं चेक कर लूँ उसको। सर फिर था क्वेश्चन नंबर 5 इसमें अवेलेबल नहीं है, लेट मी आस्क फ्रॉम मिस्टर सर। सर लेटेस्ट एरोमेटिक ही था ना। हाँ। सर वही है ये। ओके। एरोमेटिक वाला अभी मैं मंगाया हूँ, अभी चेक कर लूँगा। ठीक है, और आरुषि ने भी किया है। आरुषि तो आई नहीं है डिस्कस, लेट मी चेक इट। ठीक है, बस आपका है, आशीष का तो है नहीं शायद, उसने उन्होंने दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 बता सकते हैं क्या था? जैसे मैं तो बता रहा हूँ। सर मैं आपको भेज दूँ पीडीएफ। हाँ हाँ, भेज दीजिए भेज दीजिए, दैट विल बी मच बेटर। इससे पहले वाला तो डिस्कस कर लिया था ना हम लोगों ने। यस सर। ओके, भेज दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेटिंग। भेजिए सर। तो रुक जाइएगा, इस सवाल का जवाब दे दूँगा।
ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको जो सवाल दे रखा है ना, उसमें क्या दे रखा है देवान, लेट मी ड्रॉ इट। ई जो है आपका mn+3 का /mn+2 मोर पॉजिटिव है, much more positive than CR+3/CR+2 और Fe+3/Fe+2। बहुत आसान है। एक काम करिए आप, ये जैसे ओके, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देवांश। यस सर। तो जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन करिए Cr+3 का, एंड देन Cr+2 का कॉन्फ़िगरेशन करिए इन द सेम वे Fe+3 और Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन करिए, यू विल गेट योर आंसर बाय योर ओन। और एक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा, दूसरा तो सेम होगा, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और डाल देंगे, ठीक है। तो पहले इसका कर लीजिए, बेटर है, फिर इसका करिए जो कम दे रखा है। यस सर। सर CR का तो हो गया। Cr नहीं, Cr+2 और +3 का ये करिए। सब मतलब इन दोनों का हो गया। ओके। फिर आप मैंगनीज का भी करिए, Mn+2 का। हो गया। यस सर। चलिए यहाँ पे अब देखिए, आपने अगर कॉन्फ़िगरेशन सही सही कर लिया, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंगनीज का बेस्ट है कॉन्फ़िगरेशन। मैंगनीज का करिए Mn+2 का। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि बेटर होता है कि इसका न्यूट्रल स्टेट में कर लेना, ताकि आसान हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा आर्गन 4s2 3d5 होता है कि नहीं। इन द यस सेम सर। वे Mn+2 लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गन 4s0 3d5 हो जाएगा। और Mn+3 लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर्गन 4s0 3d4 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा देवांश। यस सर हो जाएगा। अब यहीं पे बात करते हैं हम, और भी जो आपके हैं, जैसे मान लीजिए क्रोमियम का पहले कर लेते हैं। तो क्रोमियम का क्या होगा, आर्गन 4s1 3d5, ठीक है। और वहीं पे आप Cr+2 का करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन 4s0 3d4 होगा, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। और Cr+3 का आर्गन 4s0 3d3 होगा, ठीक है। अब लास्ट एक Fe का बच रहा है। Fe का करेंगे तो सीधे सीधे आर्गन 4s2 3d6 होगा। और Fe+2 का जब हम लोग करेंगे तो ये क्या होगा, आर्गन 4s0 3d6 होगा। और Fe+3 का जब हम लोग करेंगे तो ये क्या होगा, आर्गन, यही आया ना 4s0 3d5,
आया है कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पे एक चीज देखिए देवांश, कि ये क्या बोल रहा है कि ऐसे लिखा हुआ है ई एफ ई प्लस थ्री स्लैश एफ ई प्लस टू, राइट? ऐसे ही लिखा है ना? ठीक है। प्लस थ्री से प्लस टू में यहाँ इजिली चला जाएगा कि नहीं? प्लस थ्री से प्लस टू में जाएगा कि नहीं इजिली? क्योंकि यहाँ 3D5 है, हाफ फील्ड है, ये ज्यादा स्टेबल है। यस सर। ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे देखिए ये 3D3 है, और यहाँ पे क्या है आपके पास 3D4 है। ठीक है। और यहाँ पे जब देखेंगे तो ये +3 है और ये 3D5 है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका साइज भी थोड़ा छोटा होता है एज कंपेयर टू दिस। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब आप देखेंगे ना, तो 3D3 क्लास 12th में पढ़ना आपको ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। तो ये जो डी होता है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक इजी करके होता है और एक T2G होता है। तो बेसिकली T2G नीचे होता है और इजी ऊपर होता है। तो T2G में 3 ऑर्बिटल आते हैं और इजी में कितना आता है? 2 ऑर्बिटल आता है। अगर 3 ऑर्बिटल है तो इसका हाफ फील्ड 3 इलेक्ट्रॉन से होगा कि नहीं? 3 ऑर्बिटल यस है तो हाफ फील्ड। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसमें जाने में इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी दे रखा है ना, दे रखा है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज इज मच लार्जर ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड। अब देखिए +3 में थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? एक निकाला, दो निकाला, तीसरा निकालने जाइएगा। तो तीसरे निकालने जाइएगा तो ये हाफ फील्ड में है कि नहीं? हाफ फील्ड में है। यस सर। तो यहाँ से निकालने जाइएगा तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये हाईली पॉजिटिव होता है। जिसकी वजह से क्या होता है? ये हाईली पॉजिटिव होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग आपको क्लास 12 में और अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ पे जो 5 ऑर्बिटल होते हैं ना डी का, वो बेसिकली स्प्लिट हो जाते हैं 3 और 2 में। जिसको नीचे वाले को हम कहते हैं T2G और ऊपर वाले को EG। ये लेसर एनर्जी। अब ये 3 हो गया तो इसका हाफ फील्ड 3 में होता है, इसलिए यह ज्यादा स्टेबल होता है ज्यादा स्टेबल तो होता है, लेकिन इससे कम स्टेबल होता है। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिविटी ज्यादा होता है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। तो ये दो तीनों के तीनों ही पॉजिटिव है, अगर आप ध्यान देंगे तो तीनों का तीनों ही पॉजिटिव होगा। बट यहाँ भी देखिए ये ऑलरेडी 3D5 है, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसमें एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं? और जहां भी हम एनर्जी देते हैं वो क्या होता है? पॉजिटिव में काउंट होता है। तो इसके ज्यादा यस सर। स्टेबिलिटी, ज्यादा हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी होने की वजह से बेसिकली ये ज्यादा पॉजिटिव होता है। ठीक है। क्लियर है? यस सर। हाँ तो अब स्टार्ट करें ये वाला। और कोई असाइनमेंट तो नहीं रह गया ना? यही किया था ना लास्ट आपने असाइनमेंट? देवांश, यस सर। यही लास्ट असाइनमेंट किया था ना आपने? दो सौ एरोमेटिक वाला भी किया। तो एरोमेटिक वाला यही तो था। एरोमेटिक ही पूछा था ना आपने, जो अभी एरोमेटिक वाले में। इसके नीचे वाला था एरोमेटिक। हाँ हाँ, तो मतलब उसी की बात कर रहा हूँ। दो ही यस सर। असाइनमेंट है ना यहाँ पे। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन दिख रहा है आपको, और एक यस सर। एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये दोनों हो गया, इसके यस अलावा सर। भी? यस सर। यस सर इसके, हो गया। ठीक है। अगर कुछ रह रहा हो तो बता दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं देवांश हम लोग। माय नोटबुक। देवांश। ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है। सबसे पहले हम डेफिनेशन वगैरह जान लेते हैं, ये एक्चुअल में होता क्या है सबसे पहले। स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मैं आपको डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूँ, आप भी साथ में लिखिएगा कि सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो लेट मी डू समथिंग हियर, रूल लाइंस। दिस विल बी बेटर और दिस विल बी, ये ज्यादा हो गया, ये बहुत ठीक। डेफिनेशन साथ में लिखा करिएगा, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको रोक दूंगा। तो वेट, तो आप वेट कर लीजिएगा। चलिए, इक्विलिब्रियम की जब बात करते हैं तो ये एक स्टेट होता है, द इक्विलिब्रियम इज a state of chemical reaction when the rate of
reaction in its forward direction is equal to the rate of reaction equal is equal to rate of reaction in its backward direction। बेसिकली ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये एक ऐसा सिचुएशन होता है अगर रिएक्शन के लिए बात करें या फिर फिजिक्स में भी आपने देखा होगा कि इक्विलिब्रियम पे कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऐसे है इक्विलिब्रियम पे, दैट मींस कि ऑल डायरेक्शन में, फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्सेज लग रहे हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तभी आपका ये इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, तो इन द सेम वे यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो एट इक्विलिब्रियम होता क्या है, यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। और इसे ना आपने थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल का नाम सुना है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन। यस सर। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन ही होता है, जैसे इधर से इधर जाएगा, उधर से उधर आएगा। और एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए या फिर कोई भी रिएक्शन हो जिसमें आपको इक्विलिब्रियम अचीव करना है, बेसिकली इक्विलिब्रियम शो हो रहा है, वहां पे जो कंटेनर होना चाहिए बेसिकली वो कंटेनर क्लोज कंटेनर होना चाहिए। ठीक है, क्लोज सिस्टम होना चाहिए, याद है क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम। यस सर। यस तो सर। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि गैस बन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं, तो इस वजह से क्लोज सिस्टम लिया जाता है ताकि इक्विलिब्रियम अचीव हुआ रहे। ठीक है, तो इसे लिख लीजिएगा। सर इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है। हाँ, रिवर्सिबल होती है। जैसे अगर मान लीजिए ए प्लस बी रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सी प्लस डी, जस्ट लाइक दैट। ओके सर। डन सर। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ की बात आती है बेसिकली अपने पास बहुत ही आसान है। अगर हम बात करें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या क्या आ जाता है। ये देखिए रिएक्टेंट जो है, मैंने जैसे एक रिएक्शन लिखा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, या फिर इससे पहले वाला रिएक्शन क्या लिखा था मैं, ए प्लस बी बी विल गिव ए प्लस बी प्लस। सर सी प्लस डी। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुक जाइएगा दिव्य, एक मिनट, होल्ड अ मिनट।
तो देखिए यहाँ पे जो ग्राफ आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ग्राफ जो है बेसिकली आपका सबसे पहले आपके पास आता है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ की जब बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए ग्राफ बना रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। आपको पता है कि रिएक्टेंट ऑलरेडी कुछ ना कुछ होगा, होगा कि नहीं? देवांश बोलते जाइए, अगर आप कोई रिएक्शन कराने जा रहे हैं तो इनिशियली प्रोडक्ट जीरो होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इनिशियली बेसिकली प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, और रिएक्टेंट कुछ ना कुछ होता है। तो जस्ट सपोज मैंने ऐसा मान लिया कि जो रिएक्टेंट है यहाँ पे है और जो प्रोडक्ट है इनिशियली जीरो पे है। अब आप क्या देखते हैं, जैसे जैसे रिएक्शन शुरू होता है रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज करता है कि नहीं टाइम के साथ? यस डिक्रीज सर। करेगा। और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट बेसिकली धीरे धीरे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। प्रोडक्ट क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि जितना रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। उसी टाइम को टी इक्विलिब्रियम, उस टाइम को टी इक्विलिब्रियम कहते हैं, और वहां पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है जब आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है ना बेसिकली कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कांस्टेंट हो जाता है। ये कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन जो होता है बेसिकली थोड़े टाइम बाद कांस्टेंट एंड इक्वल हो जाता है। तो जितना आप खुद ही देखिए कि थोड़े टाइम बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़े टाइम बाद ये बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन इतना हो गया, इसका कांस्टेंट हो गया कि नहीं? वेट अ मिनट ये कैंसिल हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिव्यम कि, सॉरी देवांश, कि यहाँ पे अपने पास क्या है कि ये इक्वल हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। थोड़े टाइम बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जितना। फिर अब देखिए रिएक्टेंट से जितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में हो जाएगा। तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं उसे, इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, इसके तीन तीन ग्राफ होते हैं। अब दूसरा ग्राफ देख लीजिएगा जरा। दूसरे ग्राफ की जब बात करेंगे हम लोग तो ये देखिए ग्राफ कैसा होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन और ये वर्सेस टाइम की बात हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम की बात हो रही है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता रखा आपको कि इनिशियली रिएक्टेंट कुछ ना कुछ होगा, और प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो वो जीरो होगा। लेकिन कुछ टाइम बाद धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बेसिकली धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है ना, या तो वो कांस्टेंट हो जाए या फिर कांस्टेंट तो हो ही। देखिए यहाँ पे उसके बाद रिएक्शन कैसा जाएगा, सीधे सीधे चलता जाएगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का कांस्टेंट होना चाहिए, चाहे वो इक्वल हो या ना हो। इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे बस कांस्टेंट हो गया लेकिन इक्वल नहीं था। लेकिन ये वो सिचुएशन है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट हो गया। थर्ड एक और सिचुएशन बनाता हूं मैं ग्राफ का, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या होगा आपका बेसिकली रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट ऐसे आया और प्रोडक्ट ऐसे चला गया। तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एक क्लोज कंटेनर में ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, तो दो ही सीन है इक्विलिब्रियम अचीव करने का। या तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो ग्राफ आ रहा है आपका उससे पढ़ सकते हैं आप कि जो कॉन्सेंट्रेशन हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का या तो वो कांस्टेंट हो जाए, अगर कांस्टेंट नहीं हो रहा है तो कांस्टेंट के साथ इक्वल हो जाए तो और अच्छी बात है। तो बेसिकली अपने पास अपने पास तीनों ग्राफ, ये किसका है, इक्विलिब्रियम का ग्राफ है, इसे लिख लीजिए और इसमें कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। सर फर्स्ट सर सेकंड वाले ग्राफ में तो वो इक्वल के साथ कांस्टेंट भी हो गया है। हाँ, इक्वल के साथ कांस्टेंट भी थर्ड होगा। वाले में वो कांस्टेंट है सर, फर्स्ट वाले में क्या है? फर्स्ट वाले में भी कांस्टेंट है, बस इसमें इसमें और इसमें डिफरेंस यही है या तीनों में कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, जो जो ये वाला ग्राफ है ना, इसमें हमें प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है। देखिए ये ग्राफ किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए है कि नहीं? यस सर। और प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट कम मिल रहा है, यहाँ पे क्या रहा है, दोनों ही बराबर हो गए हैं। ओके। ठीक है, दिस इज यस। द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस।
हो जाए तो बताइएगा। ओके सर। सर आपने वो नीचे कंसंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन है ये। ओके सर। ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, कांस्टेंट एंड इक्वल है। हो जाए तो बताइएगा। डन सर। चलिए, अब देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम सर में हाँ, अपने लास्ट वाले में कंसंट्रेशन। एंड इक्वल। सर तो ऊपर नीचे दोनों अलग अलग। देखिए, ये पहला डेफिनेशन ऐसे हो गया कि कंसंट्रेशन और टाइम रिएक्टेंट प्रोडक्ट का या तो कांस्टेंट हो जाना चाहिए या फिर कांस्टेंट के साथ इक्वल भी हो जाना चाहिए, तो भी ओके। चल जाएगा। ठीक है, यस। स्लाइड चेंज करो। यस सर। चलिए, अब थोड़ा सा और डेफिनेशन अच्छे से दे देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कब हम कहेंगे इक्विलिब्रियम अचीव किया या नहीं। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का बेसिकली एक और डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इट इज डिफाइंड एज पॉइंट इन reversible reaction, point in reversible reaction at which the rate of forward is equal to the rate of backward. The rate of forward is equal to rate of backward. यही चीज मैंने पिछले बार भी लिखवाया था, जो कि बहुत ही आसान है, ये और इजी लैंग्वेज में हो गया। दूसरा, एक नोट डाल के पॉइंट लिखिएगा कि बेसिकली ये जो इक्विलिब्रियम होता है ना, ये डायनेमिक इन नेचर होता है। फिजिक्स में आपने दो टर्म पढ़ा होगा, डायनेमिक एंड स्टैटिक। पता है आपको डायनेमिक क्या होता है? देवांश, आशीष। नो सर। डायनेमिक, अरे स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, डायनेमिक का मतलब जो मोशन में हो उसे डायनेमिक कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इट इज
dynamic equilibrium. It is dynamic equilibrium because reaction proceed with same rate in both direction. Because reaction proceed in same rate in both direction. सेम रेट से बेसिकली रिएक्शन क्या होता है, प्रोसीड करता है दोनों डायरेक्शन में. ये लिख लीजिए. दूसरा पॉइंट लिखते जाइए. एक मिनट. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया. वही जो ग्राफ में मैंने लिखवाया था वही सारी चीजें लिखवा रहा हूँ. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट do not change with time at equilibrium. Equilibrium पे concentration of reactant product change नहीं होता. That means constant होता है. Constant हो या फिर constant and equal, दोनों ही equal हो. थर्ड पॉइंट, मोल हो गया या मास हो गया या इंटेंसिटी ऑफ कलर हो गया. इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट do not change do not change with time after attaining equilibrium. After attaining equilibrium मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, चाहे वो मोल हो गया. कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोल पर लीटर ही लेते हैं, मोलारिटी लेते हैं बेसिकली. यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दिया है, जैसे मोल हो गया, मास हो गया या इंटेंसिटी ऑफ कलर हो गया, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ये चेंज नहीं होता है इक्विलिब्रियम अटेंड करने के बाद. डन सर. चलिए अब दूसरे ग्राफ की बात करेंगे हम लोग. जो दूसरा ग्राफ आता है आपका वो रेट वर्सेस टाइम होता है. रेट वर्सेस टाइम होता है. तो मेरा एक सवाल है कि इक्विलिब्रियम पे रेट जो हो, चाहे वो प्रोडक्ट का हो या रिएक्टेंट का हो, चाहे वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, एट इक्विलिब्रियम दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं. यस सर. तो रेट वर्सेस टाइम का 3 ग्राफ मैं बनाऊंगा. इसमें बताइएगा कौन सही है और कौन गलत है. ये रेट हो गया और ये क्या हो गया, बेसिकली ये टाइम हो गया. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे जो ग्राफ मैंने बनाया, देखिए ऊपर से जो आएगा वो तो पता है कि आपका रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ बैकवर्ड, और नीचे वाला जो है आपका रेट ऑफ बैकवर्ड और रेट ऑफ फॉरवर्ड की बात हो रही है. ठीक है. तो एक रिएक्टेंट के लिए होगा, एक प्रोडक्ट के लिए होगा.
आर से। जो दूसरा हम कर रहे हैं टाइम वर्सेस रेट, इसमें जो ग्राफ है कुछ ऐसा आ रहा है कि ऊपर से आया ऐसे और नीचे से ऐसे चला गया, ठीक है। और तीसरा जो ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम का, वो कुछ ऐसा है कि ये ऐसे आया और ये ऐसे चला गया। इसमें बताना है आपको, पिछले वाले में तो तीनों का तीनों सही था इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम में, लेकिन यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, रेट वर्सेस टाइम में कौन सा सही है बताइए। ये बेसिकली रेट ऑफ फॉरवर्ड है और ये क्या आपका रेट ऑफ बैकवर्ड है। रेट ऑफ फॉरवर्ड है और रेट ऑफ बैकवर्ड है। इक्विलिब्रियम पे रेट का क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऊपर नीचे हो सकता है या बराबर होगा, ये तो बताइए। बराबर होगा सर, वो सेकंड हमेशा लगेगा बराबर होगा। सर, क्या सेकंड। क्या बोला आपने देवांश? तो सेकंड वाला लग रहा है मुझे। हाँ, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गया है तो यही सही है। यहाँ पे देखिएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड कुछ और दिखा रहा है, रेट ऑफ बैकवर्ड कुछ और दिखा रहा है, तो ये नहीं होगा। और यहाँ पे भी रेट ऑफ यहाँ भी जब चेक करेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऊपर नीचे है, तो ये भी नहीं होगा। इन टर्म्स ऑफ रेट वर्सेस टाइम की जब बात करेंगे तो अपना ग्राफ में क्या होना चाहिए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और जबकि कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम की जब बात करते हैं देवांश, तो उसमें क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट होना चाहिए, बस कांस्टेंट होना चाहिए, चाहे कितना भी हो। प्रोडक्ट जो है वो भी कांस्टेंट हो जाए, रिएक्टेंट भी जो है वो भी कांस्टेंट हो जाए, या फिर कांस्टेंट एंड इक्वल होना चाहिए। इज दैट क्लियर देवांश? यस सर। चलिए लिखिए जरा इसे। तो सिर्फ सेकंड वाला करना है ना? जी क्या कह रहे हैं आप? तो सिर्फ ये सेकंड वाला नोट डाउन करना है ना? नहीं नहीं, तीनों करना है, तीनों करना है। और ये बताना है आपको कि ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। ठीक है। हो गया। जस्ट अ मिनट। डन सर। चलिए अब देखिए यहाँ पे रेटो ग्राफ क्लियर हो गया है, तो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ
मास एक्शन। अब देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं बहुत ही आसान है। तो बेसिकली यहाँ लिखिएगा द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to is directly proportional to the product of एक्टिव masses। अब ये एक्टिव मास क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, बहुत आसान है। एक्टिव masses of reactants to the power of respective stoichiometric coefficient। stoichiometric coefficient तो याद होगा आप लोगों को, यस सर। stoichiometric coefficient। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, देखिए एक रिएक्शन है जो कि ए प्लस बी बी, वेट अ मिनट देवांश, यहाँ पे क्या है आपके पास एक रिएक्शन है जो कि आपके पास ए प्लस बी बी दे रहा है। ए प्लस बी बी कंबाइन होके सी प्लस डी दे रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कैपिटल ए क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल ए हो जाएगा। ठीक यस है, सर। सबका ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, ये क्लियर है। और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है उसको हम लोग कहते हैं के एफ। क्या कहते हैं उसको, के एफ कहते हैं, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है। और फॉरवर्ड एफ फॉर फॉरवर्ड है, और पीछे वाले के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी आता है। इस पे अभी हम लोग आएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखते हैं ना, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज। तो हम बात करते हैं एक्टिव मास क्या होता है, तो बेसिकली एक्टिव मास जो होता है ना वो आपका मोलारिटी से मतलब है। ठीक है, जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ रिएक्टेंट ए और बी है, तो ए आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा। और ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, ए है, तो ए का पावर ए और बी का पावर बी। सिमिलरली यहाँ पे हम देखिए अब क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, के एफ कहते हैं। क्या कहते हैं, के एफ। और ये हो जाएगा ए का पावर ए और बी का पावर बी। ये किसके लिए था, बस मैंने फॉरवर्ड के लिए लिखा है। अब बैकवर्ड के लिए लिखते हैं, किसके लिए, बैकवर्ड के लिए। तो बैकवर्ड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी का पावर सी और डी का पावर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी का पावर सी और डी का पावर डी आ जाएगा। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे हम लोग, तो आर बी जो होगा इज इक्वल टू के बी आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड, बी फॉर बैकवर्ड है, एंड सी का पावर सी आ जाएगा और डी का पावर डी आ जाएगा। इज दैट क्लियर देवांश? यस सर। अब देखिए आपको पता है कि इक्विलिब्रियम पे, बेसिकली इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होगा वो रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होगा कि नहीं। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होगा वो रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होगा या नहीं, यस और नो? यस सर। रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होगा। तो सिंपल हम यहाँ पे लगा देंगे सीधे सीधे कि के एफ इंटू ए का पावर ए और यहाँ क्या आ जाएगा, बी का पावर बी इज इक्वल टू, इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन लिया हमने इसलिए लगाया, के बी इंटू सी का पावर सी एंड डी का पावर डी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बताइए। यस सर। अब यहाँ पे हमने एक रेशियो लेना है, सीधे सीधे रेशियो क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई के एफ अपॉन के बी। इसी रेशियो को हम लोग कहते हैं के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस रेशियो को के एफ, जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन का जो कांस्टेंट है, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रिएक्शन का जो कांस्टेंट होता है ना, उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं देवांश, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। अब देखिए जैसे जैसे जो है वैसे वैसे लिख दूंगा। क्या है भाई अपने पास, के एफ का देखिए इसको उठा के मैंने इसके नीचे रख दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सीधे सीधे सी का पावर सी, डी का पावर डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का पावर ए और बी का पावर बी। इज दैट क्लियर देवांश? यस सर। आपके पास केसी में जब भी आपको केसी निकालने को दे, कोई भी रिएक्शन हो, सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखिएगा आप, पहली बात कि जो प्योर लिक्विड हो और प्योर सॉलिड हो, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड की जब बात करते हैं, इनका जो एक्टिव मास होता है ना, एक्टिव मास वो 1 लेते हैं, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं होती।
प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को लिखने की जरूरत नहीं होती। ये बाय डिफॉल्ट जो मैं रिएक्शन लिया हूँ ये सारे के सारे किस में है, गैसियस स्टेट में। किस में है, गैसियस स्टेट में। इज दैट क्लियर देवांश? तो कभी भी यस सर। आपको केसी रखना हो तो हमें क्या करना होगा कि सिंपल हमें क्या करना होगा, सीधे प्रोडक्ट साइड जाइए। जैसे इसमें प्रोडक्ट साइड गए आप तो सी था और डी था, सी था और डी था। वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या था, प्रोडक्ट साइड गए हम लोग और यहाँ पे आ जाएगा सी का, सी और डी, और इसका जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको लिख देंगे। और फिर रिएक्टेंट साइड आएंगे, ए का पावर ए लिख देंगे और बी का पावर बी लिख देंगे। सिंपल अपना केसी का वैल्यू निकल जाएगा। ये गिवन होगा आपका सी। ये जो बिग ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ये बेसिकली मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं इसको, जो कि मोलारिटी हम लेते हैं, कंसिडर क्या करते हैं इसमें, कंसेंट्रेशन को मोलारिटी। और मोलारिटी तो आपको पता है क्या होता है। यस सर। अब एज फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमोनिया का ले लेते हैं। N2 गैसियस स्टेट में प्लस 3H2 गैसियस स्टेट में विल गिव 2NH3, और ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल, याद हो तो आपको। यस सर। ठीक है, और ये भी गैसियस स्टेट में। अब जस्ट सपोज अपने को क्या निकालना है, केसी निकालना है, तो केसी इज इक्वल टू सीधे प्रोडक्ट साइड आइएगा, NH3 लिखेंगे यहाँ पे, और NH3 को बिग ब्रैकेट में, दैट मीन्स मोलारिटी, और इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका N2, और इनटू क्या आ जाएगा H2। ठीक है, इसका कॉन्सेंट, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताइए N2 का। सो 1। 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, और इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो 3 का पावर दे देंगे। इज दैट क्लियर देवांश? यस सर। अब देखिए दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बहुत ही आसान एग्जांपल। कैल्शियम कार्बोनेट को आपने देखा होगा कि सॉलिड में होता है, आप गए इसे हीट कर दिए। ठीक है, जैसे सपोज हीट कर दिए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में प्लस CO2 गैस में। अब इसका जस्ट सपोज मुझे केसी लिखना है, तो इसके केसी में लिखने जाऊंगा तो सीधे प्रोडक्ट में जाऊंगा, प्रोडक्ट में मुझे CaO सॉलिड में दिखा तो इसे नहीं लिखूंगा। इज दैट क्लियर? यस सर। और यहाँ पे आपको गैस में दिखा तो CO2 गैस में लिख दिया। ठीक है, आपने CO2 को क्या कर दिया देवांश, गैस में लिख दिया। उसके बाद रिएक्टेंट साइड आएंगे तो देखेंगे CaCO3 किस स्टेट में है देवांश। इसका स्टेट क्या सॉलिड। है, सॉलिड, तो सॉलिड का तो लेना नहीं है, तो सीधा हाँ। सीधा इसका सिंपल आंसर हो जाएगा CO2। दिस इज द वैल्यू ऑफ Kc। अब ये मोलारिटी जो है बेसिकली हम लोगों को ऑलरेडी पता है मोलारिटी कैसे फाइंड आउट करना है, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर आप निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो मैं ऊपर करता हूँ, आप लिखना शुरू करिए। कहाँ से थे, लॉ ऑफ वो एक्टिव लॉ ऑफ मास। मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, ओके। अरे रुक जाइए, इधर उधर हो गया, सॉरी। ठीक है, यहाँ से बता दीजिएगा, ये इधर उधर क्यों हो जाता है? ठीक है दिव्य, देवांश। यस सर। ओके, थैंक यू।
हो गया? यस सर, नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। नीचे कर देता हूँ। यहाँ तक ठीक है देवांश? यस सर। बेसिकली केसी जो होता है, के इक्विलिब्रियम भी कहते हैं इसको, यहाँ पे के इक्विलिब्रियम ही कहते हैं। अभी पता चलेगा ये केसी कहाँ से आया जब टाइप्स ऑफ केसी करेंगे हम लोग। आशीष, am I audible to you? चैट में भी रिप्लाई नहीं किया आपने। देवांश, यस सर। आशीष आपके दोस्त है ना, जान पहचान के? यस सर। अच्छा, उनसे पूछ लीजिएगा आवाज जाती है या नहीं, ये तो कुछ बोलते ही ओके नहीं सर। है। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो मोलारिटी है। यस, मोलारिटी। अभी टाइप्स ऑफ केसी करेंगे हम लोग। और नीचे कर दो स्लाइड्स थोड़ा। जस्ट एक मिनट नोट कर। हाँ, थोड़ा सा नीचे कर दो, ये सब तो दिख रहा होगा ना आपको पूरा? यस सर, यस। बता दीजिएगा। और अरे, व्हाई डज इट हैपन? ठीक। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। इज इट गुड? यस सर। चलिए, होते ही बताइएगा। डन। जस्ट मिनट सर। यस सर, डन। ओके, चलिए अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है यहाँ पे। बेसिकली सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ केसी की।
तो जो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, जिसे मैंने डायरेक्टली केसी लिख दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसको इनिशियली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के इक्विलिब्रियम से। और ये बेसिकली दो टाइप का होता है आपका, ठीक है। अब ये दो टाइप क्या होता है आपका, दो टाइप का होता है, एक केसी होता है, अब ये केसी, और एक होता है केपी। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर केसी की बात हो रही है तो किसके टर्म में हम लिखते हैं, और केपी की बात हो रही है तो किसके टर्म में लिखते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए केसी को तो ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया था कि मोलारिटी के टर्म में लिखते हैं, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में ही केसी को लिखा जाता है। जबकि केपी की बात आती है ना, तो इट इज ओनली फॉर गैस, जो कि प्रेशर के टर्म में लिखा जाता है, ठीक है। ये भी गैस के लिए ही है, ठीक है। लेकिन इसमें मोलारिटी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें गैस प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एक्सप्रेस्ड, each reactant and product are expressed in mole per liter। mole per liter that means क्या हो गया, मोलारिटी हो गया कि नहीं देवांश, मोल यस सर। पर लीटर, ये हो जाएगा आपका मोलारिटी। क्या हो जाएगा, मोलारिटी हो जाएगा, ठीक है, मोल पर लीटर। देन देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज केसी, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज केसी। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे केपी की, तो केपी के किसके उसमें करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट and product, if concentration of reactant and products are expressed in are expressed in terms of gas, sorry gas किस में होगा, in terms of pressure, partial pressure, in terms of partial pressure, then equilibrium constant is kp, then equilibrium constant is kp, write down। जब यहाँ मोल पर लीटर लेंगे तो केसी लेते हैं, सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन, और जब प्रेशर लेंगे, बेसिकली पार्शियल प्रेशर लेंगे हम लोग, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, केपी हो जाएगा। हो जाए तो बताइएगा देवांश। हो गया देवांश। सर कर रहा हूँ।
सर इसमें पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था आपने। एक कंटेनर में जितने भी गैसेज होते हैं, जस्ट सपोज ए बी सी है, ठीक है, तो ये बेसिकली हर एक गैस जो है वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर लगाता है, ईच गैस। उसी गैस के प्रेशर को कहते हैं हम लोग पार्शियल प्रेशर। और सारे गैसेज के प्रेशर को सम कर देंगे तो आपका टोटल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। यस। लिख लिया आपने? यस सर, हो। हो गया। यस सर। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, अब दो चीजें आ गई अपने पास, ठीक है, कि जैसे सपोज जैसे मैंने दिया था आपको N2 + 3H2, सारे के सारे किसमें है, गैसियस स्टेट में है, यहाँ भी गैसियस स्टेट में है, विल गिव 2NH3, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे आप, तो यहाँ पे दो चीजें लिख सकते हैं, Kp और Kc दोनों लिख सकते हैं। देखिए, जब Kc की बात करेंगे तो Kc तो ऑलरेडी आपने लिख लिया, NH3 अपॉन में क्या आ जाएगा, N2, और फिर क्या आ जाएगा, H2 का होल क्यूब आ जाएगा, राइट। और जब Kp लिखने जाएंगे ना, तो यहाँ पे ये लिखने से लिखने की जगह पे आपको क्या लिखना है, P। और पार्शियल प्रेशर, जैसे ए का पार्शियल प्रेशर रिप्रेजेंट करना था, तो मुझे क्या करना था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ऐसे लिखता था यस। देवांश। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 लिखना है तो NH3 लिख दीजिएगा। और जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको क्या कर देना है, स्क्वायर में, जैसे यहाँ पे पावर में ले रहे थे। सिमिलरली N2 का लिखना है पार्शियल प्रेशर, N2 का इसका पावर क्या है, 1, तो लिखने की जरूरत है नहीं, 1 तो अंडरस्टूड होता है। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 है तो H2 लिख देंगे, और पावर में क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये Kp और Kc ऐसे लिखते हैं हम लोग। अब इन केस अगर वो CO2 की जो बात कर रहे थे हम लोग, कि ये CaCO3 वाला, उसका भी देख लेते हैं हम लोग, कि अगर आपके पास CaCO3 है और आपने इसे कर दिया हीट, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CaO सॉलिड में, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 गैसियस स्टेट में, और ये भी किस में है, सॉलिड में। अब हम यहाँ पे Kp और Kc इसका लिखेंगे। तो जब Kp और Kc लिखने जाएंगे तो यहाँ पे Kc आपको पता है कि क्या आएगा, CO2, ओनली CO2। इन द सेम वे जब Kp लिखने आएंगे आप, तो Kp क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा PCO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और पावर कितना होना चाहिए, 1। सॉलिड के लिए तो डिफाइन नहीं है ना, बताइए। यस। इन द सेम वे, ये पहले दो एग्जांपल लिख लीजिए, मैं बस एग्जांपल ही करा रहा हूँ अभी, यही से करना था ना। हो गया। जस्ट मेरे से मैं कुछ गलत कर दिया तो दोबारा से मैं आ रहा हूँ एक बार। ओके। डन सर। वेरी गुड, ये भी लिख लीजिए फटाफट।
उसके बाद मैं एक सवाल दे रहा हूँ, Fe प्लस 3 माइनस एक्वस को भी लेते हैं, बस प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को नहीं लेते, ठीक है। और FeOH होल थ्राइस सॉलिड, इसका आपको Kp और Kc दोनों लिखना है। Kp एंड Kc। हो गया। सर केपी तो हो गया, सर केसी का था। अच्छा, Kp आपने क्या लिखा पता है? यहाँ पे Kp डिफाइन नहीं होगा, आपने कुछ ना कुछ लिख दिया होगा, है ना। सबसे तो पहले सर ये एक्वेस था, ये एक्वेस था। यस, वो होगा ही नहीं फिर। केसी की जब बात करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, केसी की तो ये तो सॉलिड है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और कुछ तो है नहीं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। यस सर। अपॉन में ये एक्वस वाला तो लिख सकते हैं हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा, Fe+3 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, OH माइनस का होल क्यूब आ जाएगा। जबकि Kp की बात करें तो नॉट डिफाइन होगा। प्रेशर कौन एग्जर्ट करेगा? जो सॉलिड और एक्वस और ये लिक्विड होते हैं ऑलरेडी कंप्रेस्ड होते हैं ना, यस सर। तो यहाँ पे नॉट डिफाइन, Kp इज डिफाइंड ओनली फॉर गैस। इज दैट क्लियर? यस सर। ये पॉइंट लिख लीजिए। डन सर। डन, वेरी गुड। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का दूंगा ताकि पता चले कि आपको समझ में आया है या नहीं। तो सवाल ये है आपका, इसका भी Kp और Kc लिखना है आपको। तो CH3C C2H5 एक्वस, और इसको H2 में डाल रहे हैं बेसिकली लिक्विड में, तो ये बन गया आपके पास CH3COOH इथेनोइक एसिड प्लस अल्कोहल C2H5OH, और ये भी जो है आपका एक्वस में ही है। नाउ राइट द Kp एंड Kc।
हो गया। यस सर, नहीं हो पा रहा नहीं हो पा रहा? चलिए जरा देखिए इधर, केपी की जी। बात करेंगे एक्वा तो तो नहीं यहाँ होगा, वो तो लिक्विड में है। लिक्विड, तो सर एक्वा सर तो समझ में एक्वस नहीं एक्वस लिक्विड लिक्विड, तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये किसके लिए डिफाइन है? बस गैस के लिए डिफाइंड है। है। यस सर। और जब केसी की बात करेंगे तो एक्वस वाला तो डिफाइंड ही है, ओनली प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? CH3COOH, और यहाँ क्या आ जाएगा? C2H5OH। एज स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो पावर लिख नहीं रहा हूं मैं। इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये प्योर लिक्विड है और प्योर सी लिक्विड एच का थ्री एक्टिव सी मास टू आ जाएगा। 1 होता है। तो CH3COOC2H5। वेरी गुड, ये समझ में आया? यस सर, अब आ गया। तो चलिए यहाँ और कोई, चलिए एक और क्वेश्चन आपसे कराता हूँ मैं। ठीक है, अगर जस्ट सपोज आपको दे दिया PCl5 will dissociate into PCl3 gaseous state plus Cl2 gaseous state, तो बताइए आपका केपी और केसी। एनसीईआरटी में केपी और केसी का बहुत सारा एक्सरसाइज में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 होगा, वो पूरा करके आना है आपको थर्सडे में। ओके सर। और ये वाला अभी कर लीजिए। सर हो गया। हो गया। तो यस। आपका केपी का जो वैल्यू आया होगा बेसिकली PPCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, ऐसा ही कुछ आया होगा। यस और सर। केपी की जब बात करें तो PCl3 इनटू Cl2, Cl2 अपॉन PCl5। राइट? यस सर। तो चलिए फिर वो क्वेश्चन कर लीजिएगा, बाकी असाइनमेंट अभी जाएगा आपके पास तो वो भी कंप्लीट करके थर्सडे में चेक करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।